दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोगों को बोर्ड पे नहीं कॉपी पर ही बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे भी मज़ा आएगा और आसानी होगी समझने में। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर बायोलॉजी, जो कि फाउंडेशन कोर्स है। यानी इसमें हम आपको पूरी डिटेल से सभी चीज़ों को बताएंगे और ये चैप्टर का शुरुआत है, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से हम आप लोगों को बताएंगे, फिर आगे जो कुछ होगा बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी इसी को हम लोग पोषण बोलते हैं। जैव प्रक्रम पोषण एक दूसरे के साथ संबंधित है। अब देखिए जैव प्रक्रम या पोषण को समझने के लिए सबसे पहले हम पृथ्वी पे कुछ वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। यानी पृथ्वी पे क्या है, बहुत सारा वस्तु है, कुछ सजीव है कुछ निर्जीव है। तो अब देखिए सजीव और निर्जीव को हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए वस्तु को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, एक सजीव में बांटते हैं, एक निर्जीव में बांटते हैं। और देखिए एक और आता है जो सजीव और निर्जीव के बीच रहता है, जिसको हम लोग वायरस के अंतर्गत रखते हैं। यानी वायरस वो होता है जो सजीव न तो सजीव है ना ही निर्जीव है। तो सबसे पहले हम लोग सजीव को समझ लेते हैं। तो सजीव आखिर कहेंगे किसको, सबसे पहला सवाल यही आ जाता है। तो देखिए सजीव को पहचानने का सबसे साधारण तरीका है कि देखिए आप अगर उसको देखेंगे तो वृद्धि करता रहेगा, यानी कुछ न कुछ वो क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा या अपने हाइट में वृद्धि करेगा। और वो क्या करेगा, गति करता है, साथ साथ वो क्या करेगा, अपने ही जैसे संतान का उत्पन्न करेगा। तो ये दो तीन चीज़ जो है ना ये कॉमन है, वृद्धि करना, गति करना, संतान उत्पन्न करना। तो ये सब क्या है, तो इन सब को जब हम देखते हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या मानते हैं कि ये सजीव है। लेकिन निर्जीव में क्या है, इस प्रकार का कुछ भी नहीं इसमें होगा। यानी निर्जीव में न तो वृद्धि होगा, न गति होगा, और न ही संतान वो अपने जैसा उत्पन्न करते हैं। यानी ज्यों का त्यों वैसा ही का जैसे देखोगे आप वैसा ही वो सब दिन वैसा ही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम लोग सजीव और निर्जीव को पहचान जाते हैं, यानी ये दोनों इस प्रकार भिन्न रहते हैं। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पे वायरस की। अब वायरस को इसलिए हम लोग इन दोनों के बीच रखते हैं क्योंकि वायरस न तो सजीव है न ही निर्जीव है। अब देखिए ये जो वायरस होता है ना, जब तक ये किसी सजीव प्राणी में या सजीव में जब तक वो प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता है। लेकिन और अगर वो फिर अगर मान लीजिए किसी जीव में प्रवेश कर गया और फिर वो बाहर आ गया तो फिर वो क्या होगा, निर्जीव बन जाएगा। यानी जब सजीव में गया प्रवेश किया तो वो क्या बनेगा, जीवित बन जाएगा, यानी सजीव की तरह काम करेगा। लेकिन फिर उससे बाहर हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, निर्जीव की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सजीव, निर्जीव और वायरस जो होता है वो इन दोनों के बीच उपस्थित रहता है। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो सजीव है, अब कोई भी जीव है वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा, तो उसको उसके लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है। यानी ये सजीव जो है इनको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ऊर्जा का ज़रूरत पड़ेगा। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा, ये जो ऊर्जा है वो हमको इसी पोषण के प्रक्रिया द्वारा मिलेगा। ये जो ऊर्जा है हमको किसके द्वारा मिलेगा, इस पोषण के द्वारा मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि जैव प्रक्रम होगा क्या। तो देखिए जैव प्रक्रम हम उसको बोलते हैं, जैसे देखिए अगर आप सोए भी रहते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, हमारा अंग काम करते रहता है। यानी वो भी मर या ऐसे बोल सकते हैं डेड नहीं होता है, वो क्या करता है अंदर ही अंदर काम करते रहता है। कहने का मतलब वो हमारा अनुरक्षण करता रहता है, हमको मेंटेन करते रहता है, हमको जीवित रखा रहता है, यानी हमको ऊर्जा देता रहता है हमेशा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हमारा अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का अनुरक्षण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। और ये जैव प्रक्रम किसके द्वारा संभव है, पोषण के द्वारा। क्यों, क्योंकि जब तक पोषण की क्रिया नहीं होगी तब तक हमको ऊर्जा मिलेगा ही नहीं, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो फिर हमारा मेंटेन कैसे होगा, यानी हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमारा अंग कैसे काम करेगा। तो देखिए ये जो ऊर्जा होता है ये किसके द्वारा आता है, पोषण के द्वारा। अब कोई सजीव है उसको जीवित रहने के लिए किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, हमको ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा। जैसे कोई हड्डी टूट गया तो उसकी मरम्मत के लिए हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ भी हमको पोषण का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए ये जो पोषण होता है वो हमको कहाँ से मिलेगा, तो वो पोषण जो होता है वो हमको पोषक तत्वों से मिलता है। तो पोषण की परिभाषा यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग पोषक तत्वों से क्या करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं या ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को पोषण बोलते हैं। पोषक तत्वों से जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। अब देखिए
ये जो पोषक तत्व होता है ना वो लगभग 5 या 6 होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैटी यानी वसा जिसको बोलते हैं, चौथा विटामिन, पाँचवा मिनरल यानी खनिज लवण, रेशा। तो ये सब देखिए ये 5-6 होता है। अब देखिए इसी में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलता है। जितना भी मीठा पदार्थ है सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम लोग चावल को वैसे ही थोड़ा चखेंगे तो हमको थोड़ा मीठा मीठा एहसास होता है, रोटी को भी ऐसे ही जो खाएंगे तो वो भी थोड़ा हमको मीठा मीठा एहसास, यानी उसका मतलब है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और उन चीज़ों से हमको ये ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में मिलता है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिला। प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है ना ये दालों में पाया जाता है। ये प्रोटीन से हमारा क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी हमारा शरीर जो है ना वो फैलता है। इस तरह फैलता मतलब आकार में वृद्धि होता है। अब फैटी, जब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में हो जाता है हमारे शरीर में तो वही फैटी का रूप यानी वसा का रूप धारण कर लेता है और हमारा शरीर क्या होता है, मोटा जाता है यानी फैल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ये फैट में यानी वसा में ऊर्जा होता है। अगर 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी जूल हमको ऊर्जा मिलता है। जबकि फैट अगर 1 ग्राम हम लोग खाएंगे तो लगभग 9.2 या कुछ ऐसे किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर मिलता है। यानी देखिए फैटी में बहुत अधिक ऊर्जा हमको मिलता है और कार्बोहाइड्रेट यानी उसमें थोड़ा कम मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन सब से क्या हो रहा है, हमको ऊर्जा मिलता है। उसी प्रकार मिनरल यानी खनिज लवण के द्वारा क्या होता है, हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान होता है और बहुत सारा काम होता है। रेशा, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये सब हमारा क्या है, पोषक तत्व है। इसके बिना हम लोग पोषण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जब तक पोषण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमको क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। ऊर्जा नहीं मिलेगा तो फिर हमारा अंग काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार जब हमको सारा तत्व यानी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो हमारा कोई अंग काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये कुपोषण हो गया इसको, यानी ये कुपोषण का शिकार हो गए। यानी क्या हुआ, उसको पोषण की कमी होगी जिस वजह से वो अंग काम नहीं कर रहा है। अब देखिए इसी में जो होता है ना, अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे क्या है, बहुत सारा जीव है। उसी में कुछ जीव क्या है, एक कोशिकीय यानी एक कोशिका का बना है, कुछ जीव क्या है, बहुकोशिका का बना है। तो देखिए एक कोशिकीय जीव हम उसको बोलेंगे जो एक ही कोशिका का होता है, यानी उसके शरीर में एक ही कोशिकीय है, यानी उसके लिए कोई खास अंग होता ही नहीं है। खाना खाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है इस एक कोशिकीय जीव में। तो इनका जो एक कोशिका का जीव होता है वो क्या होता है, वातावरण से डायरेक्ट संपर्कित रहता है। वातावरण से क्या होता है, डायरेक्ट संपर्क में रहता है, जिसके कारण उसको कोई भी ऊर्जा वाला पदार्थ चाहिए तो वातावरण से उसको डायरेक्ट मिले, यानी विसरण क्रिया द्वारा। ये वातावरण से किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करेगा, ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो देखिए ये किस प्रक्रिया द्वारा करता है, यानी विसरण प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि विसरण प्रक्रिया क्या होता है। तो विसरण प्रक्रिया, जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई जगह है, ठीक है, इधर कोई चीज़ अधिक है, ठीक है, और इधर वो नहीं है, तो क्या होगा, वो अधिक से कम की ओर आएगा कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। यानी वो अधिक, मान लीजिए वायुमंडल में क्या है, भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में, तो वो एक कोशिकीय जीव विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करेगा, अपने आप को उस भोज्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार ये अपना भोजन करेगा। लेकिन वहीं पे बहुकोशिकीय जीव, इसका शरीर क्या होता है, बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत अधिक कोशिका। अब देखिए जो बाहर का कोशिका यानी बाहरी परत का वो तो रहेगा संपर्क में, लेकिन जो अंदर का कोशिका वो तो डायरेक्ट संपर्क में रहेगा नहीं। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, एक खास अंग का जरूरत पड़ता है सभी कामों के लिए। जैसे खाने के लिए मुख होता है, सूंघने के लिए नाक होता है, सुनने के लिए कान होता है, काम करने के लिए हाथ पैर होता है। तो ये सब क्या है, सभी अंग अलग अलग होता है जो क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों का। अब ये सारा अंग तभी काम करेगा जब हमको ऊर्जा मिलेगा, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, हमको पोषण के द्वारा ही मिलेगा। अब देखिए हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कोशिका वैसे पहले ही चैप्टर का, पहले बोलते हैं 9th चैप्टर का ही ये पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोशिका की हमको कभी परिभाषा पूछ दे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कोशिका होता है इसी के द्वारा हम लोगों का शरीर का संरचना बना रहता है। यानी इसको हम लोग जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, किसको, कोशिका को, क्योंकि इसके बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट का ज़रूरत पड़ता है, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग के शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले कोशिका का ज़रूरत पड़ेगा। और सभी जीवों का शरीर
जो है वो कोशिका से ही मिलकर बना रहता है। अब यही कोशिकाओं का समूह जो एक ही तरह का कार्य करता है, क्या करता है, एक ही तरह का कार्य करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक ही तरह का कार्य करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक। जैसे अब आँख ही है, तो आँख में क्या एक ही कोशिका तो होगा नहीं, उसमें क्या है बहुत सारा कोशिका, तो वो क्या होगा, सिर्फ आँख से ही संबंधित कार्य करेगा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तक। यानी कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बना, उत्तक बना। कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बना, उत्तक बना। अब देखो उत्तकों का समूह मिलकर किस चीज़ का निर्माण करेगा, अंग का निर्माण करेगा। बहुत सारा अंग है, ये सभी अंग मिलकर क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र मिलकर हमको क्या निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। और ये जीव बहुत सारा होता है, एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। यानी इस तरह से क्या होता है, जीवों का निर्माण होता है। और ये जीव अपना पोषण ग्रहण करते हैं, और पोषण ग्रहण करके ऊर्जा और अपने आप को क्या करते हैं, इस जीवन यापन, कहने का मतलब जीवन यापन करता है इस तरह से। तो देखिए पोषण लगभग यही है। और पोषण कितने प्रकार का होता है, इन चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, और फिर हम अगले दिन से आप लोग को बोर्ड पर ही बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, हम और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।